Hello students, how are you all? I hope all of you are fine. So students, in the last lecture we were discussing about the dependence or the relation between rate of reaction and concentration of reactant. इन दोनों का रिलेशन हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। ये रिलेशन जो है रेट लॉ से हमें पता चलता है। रेट लॉ कैसे लिखते हैं? मान लो सपोज ये रिएक्शन है हमारे पास, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट विल बी इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू द पावर n, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे पता लगाते हैं? तो देखो इसके लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? इंस्टेंटेनियस मेथड का यूज़ करके। इंस्टेंटेनियस मेथड में हमने क्या किया था? एक ग्राफ बनाया था कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। इस ग्राफ के अंदर हमने कोई पॉइंट लिया, जो भी टाइम हमें जिस पे निकालना है रेट। यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, टेंजेंट के स्लोप निकाला और स्लोप से हमें पता चला रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो पहले तो हम इंस्टेंटेनियस मेथड का यूज़ करके यूज्ड टू डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन। फिर आता है स्टेप 2। फिर हम क्या करते हैं? इस रेट ऑफ रिएक्शन को R1 मान लेते हैं और कंसंट्रेशन जो भी हमारी नोन होती है उसको यहाँ पर पुट करते हैं। फिर इस कंसंट्रेशन को हम चेंज कर देते हैं, डबल कर दिया जैसे यहाँ पर। फिर दोबारा से इसी तरीके से कंसंट्रेशन चेंज करने के बाद फिर से ग्राफ बनाया, फिर से स्लोप निकाला, फिर से रेट ऑफ रिएक्शन निकाला और इस रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पे रखा। अब हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट हुआ। रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसको अगर हम डबल कर रहे हैं तो ये डबल हो रहा है। अगर डबल हो गया तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1। अगर मान लो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट, वैल्यू इज सेम, तो ऑर्डर क्या आ जाता है? 0। तो ये प्रॉब्लम्स हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व की थी। तो इस तरीके से 2 स्टेप्स के अंदर हम क्या करते हैं? इस ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं। तो स्टेप 2 क्या हो गया हमारा? यूज rate of reaction in the rate law to determine order। तो पिछले लेक्चर में हमने ये काम किया था, हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला था। किस चीज से? रेट ऑफ रिएक्शन से और कंसंट्रेशन से। तो ये जो प्रोसेस है, एक तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि बार बार कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओगे, फिर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट का स्लोप निकालोगे, उससे रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, फिर रेट ऑफ रिएक्शन को इस रेट लॉ में यूज़ करोगे और फिर ऑर्डर निकालोगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर निकालने का आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस पड़ जाता है, पहली बात। ठीक है, तो इस प्रोसेस के लिमिटेशन क्या है? ये लिमिटेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ, लिमिटेशन ऑफ दिस प्रोसेस, it is a time consuming method। दूसरी बात, ये जो इंस्टेंटेनियस मेथड है यहाँ पर एरर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन जिस पे हम कंसंट्रेशन निकाल रहे होते हैं, ये टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल नहीं होता। तो आप पॉइंट्स को जोड़ जोड़ कर ये ग्राफ बनाते हो, इसकी शेप बनाते हो। ठीक है, तो हर एक टाइम इंटरवल पे आपको कंसंट्रेशन एग्जैक्टली नहीं पता होती। तो यहाँ पर एक रफली एस्टिमेट आता है इस ग्राफ के अंदर, ये एक रफ डायग्राम है, यहाँ पर एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो चांसेस ऑफ एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई। ठीक है, तो रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड आर नॉट एक्यूरेट, hence chances of error is high, hence chances of error is high। तो ये 2 लिमिटेशन हैं इस मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के। तो अब इस लिमिटेशन को दूर कैसे किया जाए? तो देखो,
हमने एक और सिंपल मेथड जो है वो बनाया, जिससे हम डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं डायरेक्टली। हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के और फिर उससे ऑर्डर निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और इतना ही नहीं, हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल लेते हैं डायरेक्ट कंसंट्रेशन से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस मेथड को, जिसमें हम डायरेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है आज जो हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड क्या होता है ये मेथड? तो देखो बच्चों, इस मेथड के अंदर हम यूज करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस मेथड का और रेट लॉ दोनों का। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास एक रिएक्शन है वेयर ए इज चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, और ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हर एक रिएक्शन जो है उसका ऑर्डर हम पहले से नोन रखते हैं और फिर हम इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड को यूज करते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ये। अब अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस रेट क्या आएगा? माइनस डी ए अपॉन डी टी किसके बराबर होगा? रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर। तो ये हमने देखा था कि किसी इक्वेशन का इंस्टेंटेनियस रेट लिखना हो तो कैसे लिखा जाता है, इसी तरीके से। यहाँ पर हम डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं या फिर कह लो डिफरेंशियल यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डी का मतलब डिफरेंशियल होता है, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। तो क्योंकि यहाँ पर हम d डिवाइडेड बाई डी टी यूज़ करते हैं, इस वजह से इसको हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी बोल सकते हैं। अब देखो, दूसरा हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ क्या कहता है? इस इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर जीरो। जीरो क्यों आया? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही क्या मान लिया कि ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है सपोज। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ गया? इसके बराबर। अब इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों ही इक्वेशंस जो हैं उसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन की दो अलग अलग तरीके से हमने इक्वेशन लिख रखी है। तो हेंस, तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, माइनस डी ए अपॉन डी टी किसके बराबर आ गया? के इंटू ए की पावर जीरो। एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो क्या होता है बच्चों? इट इज 1। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू 1। इस डी टी को इधर ले जाइए, एक तरफ कंसंट्रेशन का टर्म रखो और एक तरफ टाइम का टर्म रखो। तो कंसंट्रेशन और टाइम को हमें क्या करना है? अलग अलग करना है। तो ये आ गया हमारे पास। इस नेगेटिव साइन को हम इधर ले जाते हैं, तो डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, ये बन गया। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट का मतलब होता है सबको जोड़ना। डिफरेंशियल का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स करना, डिफरेंशिएट करना। तो मान लो मेरे पास जो है वो एक रॉड है, इसके अगर मैं छोटे छोटे टुकड़े कर दूं तो इसका मतलब मैंने डिफरेंशियल कर दिया। और अगर मैं इन छोटे छोटे टुकड़ों को कंबाइन कर दूं, जोड़ दूं, तो इसका मतलब मैंने इंटीग्रेट कर दिया। ये मतलब होता है इंटीग्रेशन का और डिफरेंशियल का। डिफरेंशियल का मतलब होता है बांटना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो हम इसका क्या करते हैं? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन का साइन होता है ये डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या है? जस्ट उल्टा। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को क्या करता है? कैंसिल कर देता है। इट कैंसिल इट्स इफेक्ट।
भाई डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था? बांटना, किसी चीज़ को डिवाइड करना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? जोड़ना किसी चीज़ को। तो ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, सिंस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर opposite, so they cancel each other। कैंसिल हो गए, इधर क्या बच गया? a। इधर क्या बचेगा? k कांस्टेंट है तो माइनस k को बाहर ले लो, dt। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस के टी। प्लस एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है जब भी आप इंटीग्रेट करते हो, और इस कांस्टेंट को बोला जाता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वेयर आई इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो जब भी आप किसी भी डेरिवेटिव का या डिफरेंशियल का इंटीग्रेशन करते हो तो इक्वेशन में एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है, दैट इज योर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। इस इक्वेशन को हम नंबर डाल देते हैं, दिस इज इक्वेशन थर्ड। चलिए अब देखो, ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है? ये इक्वेशन हमें कंसंट्रेशन और टाइम का रिलेशन बता रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं ये कह दूं कि भाई जब हमारी रिएक्शन शुरू भी नहीं हुई थी, मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो a कितना था उस टाइम पर? तो a को हम मान लेते हैं ए नॉट। ए नॉट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन जो हमने ली थी। ठीक है, और जब टाइम t बीत चुका होगा तो उस टाइम पर कंसंट्रेशन क्या है? a। तो ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, a जो है इट इज द कंसंट्रेशन एट टाइम t। इसका मतलब है अमाउंट लेफ्ट। इस कंसंट्रेशन का मतलब है कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ए जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? कितना कंसंट्रेशन बचा हुआ है रिएक्टेंट का, कितना टाइम निकल चुका। तो अब हम अगर इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन थर्ड के अंदर, सो इन इक्वेशन 3 इफ टाइम t इज इक्वल टू 0 अगर हम पुट करते हैं तो a क्या है वहां पर? a इज इक्वल टू ए नॉट, कंसंट्रेशन जो बची हुई है, बचा हुआ कितना है? रिएक्शन तो स्टार्ट भी नहीं हुई, तो जितना इनिशियली हमने लिया था वो उतना ही है। इफ t इज इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू ए नॉट, क्योंकि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो जितना भी रिएक्टेंट हमने लिया था उतना ही रिएक्टेंट बचा हुआ होगा, तो इसीलिए a जो है वो ए नॉट के बराबर हो गया। तो अब पुट करो इस इक्वेशन में यूजिंग दिस इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो a की जगह तो मैं पुट कर देता हूँ ए नॉट माइनस के इंटू 0 प्लस आई। ठीक है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 बिकम्स 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए नॉट जो है वो किसके बराबर आ गया? आई के बराबर। अब आई क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो इस इक्वेशन में एडेड थी, और ये कांस्टेंट वैल्यू क्या आ गई? इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर आ गई। तो आई की वैल्यू निकाल ली हमने यहाँ पर। अब इस आई की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे यूजिंग इक्वेशन, यूजिंग वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन थर्ड। क्या बन जाएगा अब? a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। के टी को एक साइड रखो, कंसंट्रेशन वाले टर्म्स को एक साइड कर दो, तो के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, ये आ गया। ठीक है, इस इक्वेशन का हम यूज़ करने वाले हैं आगे, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 डाल रहा हूँ बच्चों। इस इक्वेशन को हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारे इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ गई थी। अब इस k को मैं क्या लिख सकता हूँ? इट इज़ इक्वल टू 1/t ए नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए। अभी देखो ये रिलेशन जो है, इससे हमें दो चीज़ें एक साथ पता चल जाएगी। क्या क्या? अगर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन पता है, कितना हमने लिया था रिएक्टेंट स्टार्टिंग में, वो अगर हमें पता हो, कंसंट्रेशन एट टाइम t पता हो कि 10 मिनट बाद कितना बचा हुआ है या 20 मिनट बाद कितना बचा हुआ है। टाइम आप देख ही रहे हो, आपने बोला कि 10 मिनट बाद कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है, तो बचा हुआ है वो कंसंट्रेशन यहाँ, और टाइम हो गया 10 मिनट।
तो टाइम और कंसंट्रेशन अगर मुझे पता है तो मैं डायरेक्टली क्या निकाल लेता हूँ, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो के आ जाएगा। तो हमने क्या बोला था कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड जो है इसमें हम कंसंट्रेशन का यूज करके दो चीजें बता सकते हैं। क्या क्या बता सकते हैं, एक तो रेट कांस्टेंट और दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट तो पता चल गया इस इक्वेशन से। ठीक है, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट पे। आपको जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट करवाई थी तब एक पॉइंट लिखवाया था, थ्रू आउट द रिएक्शन rate constant will remain same. K is same throughout the reaction. तो अलग अलग टाइम इंटरवल पे इस इक्वेशन को यूज कर लो। अगर K की वैल्यू सेम आ गई तो समझ जाओ कि ये इक्वेशन हमारी जीरो ऑर्डर के लिए है, तो रिएक्शन का ऑर्डर भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन जीरो ऑर्डर की है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालने के लिए आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे। आप टाइम जो है वो अलग अलग पुट करते जाइए तो कंसंट्रेशन चेंज होती रहेगी। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या खासियत होगी, जब इस इक्वेशन में टाइम और कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारा रेट कांस्टेंट हर बार सेम आएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ए की कंसंट्रेशन रिएक्शन जब स्टार्ट करवाई थी तब 0.1 ली थी। ठीक है, टाइम था 0। जब 10 मिनट हो गए तो इसकी कंसंट्रेशन बची हुई है 0.08। जब 20 मिनट हो गए इसकी कंसंट्रेशन बची हुई है 0.06। जब 30 मिनट हो गए इसकी कंसंट्रेशन बची हुई है 0.04। तो देखो ए नॉट की वैल्यू क्या है, 0.1, यहाँ पुट करेंगे। ए क्या है, कंसंट्रेशन है टाइम टी। टाइम कितना ले लेते हैं, पहले 10 मिनट ले लेते हैं, तो 10 मिनट लो, कंसंट्रेशन इतनी ये लो, सॉल्व करो, के की वैल्यू आ जाएगी। मान लो के की वैल्यू आ गई x, यहाँ लिख दिया। अब दूसरी वैल्यू यूज़ करेंगे, अब टाइम 20 मिनट वाला यूज़ करेंगे। टाइम 20 मिनट, कंसंट्रेशन 0.06, इसमें वैल्यू पुट करो। तो यहाँ पर भी अगर तुम्हारी x की वैल्यू आ जाती है, सेम वैल्यू आ जाती है, तो समझ जाओ कि टाइम चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, लेकिन रेट कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की थी, रेट कांस्टेंट सेम आ रहा है इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने से, तो ये रिएक्शन हमारी कौन सी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि सेम वैल्यू तभी आ सकती है जब आपका रेट कांस्टेंट जो है वो एक ही ऑर्डर दिखा रहा हो। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन का यूज़ करके दो चीज़ें निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, इसमें अगर वैल्यूज़ पुट करने से बार बार के सेम आ रहा है तो रिएक्शन तुम्हारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन रहेगी। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को अब लिख देता हूँ, आप इस इक्वेशन नंबर 5 को जो है वो नोट कर लेना। Using equation 5 we can determine number 1 K, that is rate constant. Second, order of reaction. कैसे निकालेंगे order of reaction? Use concentration of A and T at different time interval t and find the value of k. If the value of k comes to be same each time, then the given reaction is zero order. तो आपको सिर्फ यही इक्वेशन यूज करनी है, 1/t a0 माइनस ए। इस इक्वेशन में हर बार सेम वैल्यू आ रही है तो आप कह सकते हैं
कि ये तो ज़ीरो ऑर्डर की इक्वेशन है और ज़ीरो ऑर्डर की इक्वेशन में बार बार के की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब रिएक्शन जो गिवन है हमें वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरीके से हम रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों निकाल लेते हैं। अब देखो, मैंने आपको एक इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर लिखवाई थी। तो यूजिंग इक्वेशन 4 क्या लिखा था इक्वेशन 4 में? a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। इस इक्वेशन का यूज करके अगर मैं ग्राफ बनाता हूं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, y क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, t क्या है? टाइम। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया जाए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर का ग्राफ कैसा बनेगा? तो ये बनेगा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, स्लोप क्या आ रहा है इसका? नेगेटिव, तो लाइन आएगी नीचे। इंटरसेक्शन पॉइंट किसके बराबर रहेगा? ए नॉट के बराबर। स्लोप किसके बराबर रहेगा? के बराबर। तो ये आ जाएगा हमारे पास कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान रखना बच्चों इस चीज़ का, ये ग्राफ जो है वो आपको कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए मिल जाएगा और थियोरेटिकल एग्ज़ाम में बनाने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो इस इक्वेशन का यूज़ करके हम ये ग्राफ बनाते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। चलिए अब चलते हैं आगे। तो अभी हमने इक्वेशन 5 जो लिखी है, इस इक्वेशन के अंदर के की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब देखो, कोई अगर आपसे ये पूछे कि ये रिएक्शन आधी कितने टाइम में ख़त्म हो जाएगी, मतलब तुम्हारा जो रिएक्टेंट तुमने लिया है ये आधा कब यूज़ हो जाएगा, तो हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं उस चीज़ को। द टाइम टेकन टू हाफ ऑफ द रिएक्टेंट, the time taken by half of the reactant to be consumed in the reaction। कितना टाइम लगता है रिएक्टेंट को आधा खत्म होने में रिएक्शन के अंदर, तो उस टाइम इंटरवल को बोला जाता है हाफ लाइफ टाइम। हम हाफ लाइफ टाइम निकाल सकते हैं किसी भी रिएक्टेंट का रिएक्शन में। कैसे निकालते हैं? तो देखो, हमने अभी इक्वेशन क्या लिखी थी? ये कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस ए। जब हाफ लाइफ टाइम आएगा मतलब रिएक्टेंट जो है वो आधा ख़त्म हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन बचेगी कितनी? आधा रिएक्टेंट ख़त्म हो चुका तो आधा बचा हुआ होगा, तो कंसंट्रेशन लेफ्ट, ए का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम टी, तो ए नॉट अपॉन 2 बचा हुआ है। अब ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट करते हैं, तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी हाफ ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन 2। ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? ए नॉट अपॉन 2 ही आएगा। तो k इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन टी हाफ। तो इससे हमें इस इक्वेशन से क्या पता चलता है कि टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k। ये आ गई हमारे पास एक और इक्वेशन, इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 6। तो कोई भी रिएक्शन अगर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, वो रिएक्शन आधी कंप्लीट कब हो जाएगी, तो वो हम निकाल सकते हैं ए नॉट अपॉन 2k इस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो ये हो गया हाफ लाइफ टाइम और ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी एक ग्राफ आपको मिल जाएगा, बुक्स के अंदर दे रखा होगा। इस फॉर्मूले को मैं ऐसे अगर लिख दूं, टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2k इंटू ए नॉट प्लस 0, और इसको ले लिया जाए वाई एक्सिस पे, ये m, ये x और ये c, तो ये बन गई एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब इस स्ट्रेट लाइन में वाई एक्सिस पे क्या है? टी हाफ लाइफ टाइम। एक्स एक्सिस पे क्या है? ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन।
तो इसका स्लोप जो आएगा वो क्या आएगा, लाइन स्टार्ट होगी जीरो से, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या था, जीरो था। लाइन स्टार्ट होगी जीरो से और स्लोप किसके बराबर रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/2k। तो आप किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं रेट कांस्टेंट की। तो ये इक्वेशन 6 का यूज करके ग्राफ बनाया जाता है, एंड दिस ग्राफ इज टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, टी हाफ वर्सेस ए नॉट, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना, ए नॉट वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए। पहला फॉर्मूला है रेट कांस्टेंट, दैट इज के की वैल्यू निकालने का बाय यूजिंग टाइम इंटरवल एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा फॉर्मूला है हाफ लाइफ टाइम निकालने का, जिसके अंदर हम कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का यूज करके और हाफ लाइफ टाइम निकाल सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या रहती है इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर रेट कांस्टेंट दैट इज के की यूनिट क्या रहेगी। तो देखो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था के इज इक्वल टू 1/t, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम t। तो इन दोनों की यूनिट क्या रहती है, मोल पर लीटर, क्योंकि कंसंट्रेशन के टर्म्स है। तो मोल पर लीटर जो आ गया हमारा न्यूमरेटर में, और टाइम इंटरवल की यूनिट क्या रहती है, सेकंड। तो के जो है उसकी यूनिट क्या आ गई, यूनिट ऑफ के मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब देखो क्वेश्चन आया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 2.0 × 10⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। खाली रेट कांस्टेंट दे रखा है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे, इसका यूज करके। ये यूनिट सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखने को मिलेगी रेट कांस्टेंट की। तो आपको सिर्फ रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है और साथ में उसकी यूनिट दे रखी है। तो इतना ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज, यूनिट चेंज। तो इस क्वेश्चन में यही देखना था, यूनिट को देखना था और यूनिट देख के ऑर्डर बताना था। तो ये यूनिट सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अब हम अगर कंक्लूड करें ओवरऑल, अभी तक हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में क्या क्या पढ़ा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हमने ये चीजें सीखी अभी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आता है, k⁴ तो इस रिएक्शन को हम मान रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड जो है वो अगर यूज करें तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या आती है, 1/t इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम t इंटरवल। अगर इसके अंदर हाफ लाइफ टाइम निकाला जाए तो वो क्या आ जाता है, A0/2k। तो ये इक्वेशन आ गई रेट कांस्टेंट के लिए और ये इक्वेशन आ गई हाफ लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, अब देखो तीन ग्राफ आते हैं यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 4 हमने लिखी थी, इक्वेशन 4 में हमने कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया था। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा आता है, ऐसा आता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ।
इंटरसेक्शन पॉइंट रहता है ए नॉट और स्लोप रहता है के। तो माइनस के वैल्यू है, तो माइनस का मतलब स्लोप नीचे आ रहा है, तो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, के बराबर। अब हमने एक और ग्राफ बनाया, टी हाफ वर्सेस ए नॉट। ये ग्राफ शुरू होता है इंटरसेक्शन पॉइंट से और ये जाता है ऊपर की तरफ, और इसका स्लोप जो है वो क्या होता है 1/2 के। अब एक ग्राफ और बचता है जो हम बनाते हैं इस इक्वेशन का यूज़ करके, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन। तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, तो देखो कंसंट्रेशन की पावर में क्या है 0, तो कंसंट्रेशन को जितना मर्जी चेंज कर लो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होने वाला नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, प्लस a इंटू 0, तो ये आ जाएगा। अब देखो अगर मैं रेट लॉ की इक्वेशन को ऐसे लिखूं इस ग्राफ को बनाने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के प्लस कंसंट्रेशन इंटू 0, तो ये हो गया y, ये c, ये x और ये m। m0 का मतलब लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस। इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो क्या बताएगा, ये बताएगा k। तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है उससे आपको रेट कांस्टेंट पता चल जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो 3 ग्राफ बन गए हमारे पास, कंसंट्रेशन वर्सेस रेट का, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, और टी हाफ वर्सेस ए नॉट का। ये तीनों ग्राफ जो है वो आप याद रखेंगे। ठीक है, कई बार ये ग्राफ दे दिए जाते हैं क्वेश्चन में और आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्राफ फॉर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो सही ग्राफ बताओ कौन सा है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का। तो आपको इतना याद रखना है कि रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर 0। ठीक है, 0 का मतलब 1, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो के, खाली के बराबर था तो मैंने इसको लिख दिया प्लस ए इंटू 0। तो ये हो गया मेरा x, ये m, ये c, और ये हो गया y एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये हो जाती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसमें ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है उसके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का यूज़ किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया CBSE 2007 के अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन। रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर इज गिवन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A टू फॉल फ्रॉम 0.1 टू 0.075। रेट कांस्टेंट दे रखा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यूनिट से भी पता चल रहा है हमें दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर क्वेश्चन में दिया भी नहीं हो तो भी आप रेट कांस्टेंट की यूनिट देख लेना बच्चों। ये यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड अगर आ रही है तो इसका मतलब समझ जाओ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब इसने पूछा कि रेट कांस्टेंट तो इतना है और इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी है, और ये बताओ कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो 0.1 से 0.075 इतना मोलर तक कितने टाइम में आ जाएगी। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, कितने टाइम बाद इतनी कंसंट्रेशन बचेगी, और रेट कांस्टेंट हमें दे रखा है। तो कैसे निकालेंगे, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन थी, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है हमारे पास, ये इक्वेशन होती है। तो इससे हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन हमें गिवन है, रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। के वैल्यू पुट करो 0.0030 इज इक्वल टू 1/t कैलकुलेट करना है। ए नॉट की वैल्यू 0.1, ए की वैल्यू 0.075, क्या आ जाएगा 1/t 0.025 इज इक्वल टू 0.003। तो टाइम कितना हो गया, टाइम इज इक्वल टू, इसको यहाँ लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, 0.025 डिवाइडेड बाय 0.003। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8.3 सेकेंड। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में।
ठीक है, तो इसमें हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी उसका यूज़ किया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी देखिए, ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन दिया जाता है, decomposition of ammonia on platinum surface is taking place and this is a zero order reaction जिसमें रेट कांस्टेंट दे रखा है। what is the rate of production of N2 and H2? अमोनिया डिकम्पोज होती है प्लैटिनम सरफेस पे हीट करने से, क्या बनाती है N2 प्लस 3H2, ये बनते हैं प्रोडक्ट। अब इसने बोला कि ये रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर है, ऑर्डर बता दिया, इसका रेट कांस्टेंट जो है वो भी दे रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। हमसे क्या पूछ रहे हैं कि ये बताओ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 क्या होगा। तो देखो, इसका रेट ऑफ प्रोडक्शन और इसका रेट ऑफ प्रोडक्शन पूछ रहा है, तो यहाँ पर दो चीज़ें इन्वॉल्व है। रेट ऑफ प्रोडक्शन हम कैसे निकालते हैं, इसको हम रेट ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में जब इंस्टेंटेनियस रेट मेथड किया था तब पढ़ा था, कोई भी रिएक्शन गिवन है, ये रिएक्टेंट है, ये ख़त्म होगा, तो इसका रेट ऑफ कंजप्शन कैसे लिखते हैं, तो रेट ऑफ कंजप्शन या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैसे लिखा जाता है, -DNH3/dt। कोफिशिएंट का यूज़ नहीं होता डिसअपियरेंस में या कंजप्शन में। ऐसे ही रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कैसे लिखा जाता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो दो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं प्लस DN2/dt, और ये क्या आएगा प्लस DH2/dt। तो कोफिशिएंट का यूज़ नहीं करते रेट ऑफ कंजप्शन में और रेट ऑफ डिसअपियरेंस में। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, दिस इज अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है, K इंटू ए की पावर 0। ए क्या है यहाँ पर NH3, तो NH3 की कंसनट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, तो रेट किसके बराबर आ गया, K के बराबर आ गया। K कितना दे रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर -4, तो ये आ गई हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है, इतने के बराबर। अब देखो ये तो थे रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना पड़े इस इक्वेशन का तो कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन दिस इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ NH3 क्या हो जाएगा, -1/2 DNH3/dt। नाइट्रोजन के टर्म्स में क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 है तो DN2/dt, और इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, +1/3 DH2/dt। तो ये तीनों जो टर्म्स हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। हमसे क्या पूछा है, ये बताओ ये क्या होगा और ये बताओ ये क्या होगा। ठीक है, तो ये हमसे नहीं पूछा, तो हमें ये दोनों निकालने हैं, तो निकाल लो। अब जो भी तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन आया यहाँ पर, इसको हम यहाँ यूज़ करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू DN2/dt, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, तो किसके बराबर आ गया, दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2.5 इंटू 10 की पावर -4, तो ये आ गई रेट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है 1/3, इसको मल्टीप्लाई कर दो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, तो क्या आ जाएगा DH2/dt। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिएक्शन, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 इंटू 10 की पावर -4, तो 7.5 इंटू 10 की पावर -4। तो ये आ गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यूजिंग दिस मेथड। तो जो हमने इंस्टेंटेनियस रेट मेथड और डिफरेंशियल रेट मेथड पढ़े थे उसका यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर रेट लॉ का भी यूज़ हो गया और इंस्टेंटेनियस रेट मेथड का भी यूज़ हो गया न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। चलिए
अब चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है ये भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन से लिंक्ड है। क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, देखो। ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ अ गैस ऑन द surface of solid catalyst, the pressure of gas was found to be as follows। तो कोई गैस है वो डिकम्पोज होती है और उसका प्रेशर दे रखा है, प्रेशर का मतलब P। तो बच्चों कंसंट्रेशन जो है वो लिक्विड सॉल्यूशंस में यूज़ किया जाता है। अगर कोई रिएक्शन गैसियस स्टेट में हो रही है तो वहाँ पर हम प्रेशर यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन की जगह, ठीक है। तो सिर्फ कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर यूज़ करना है। अब देखो इसने हमें ये डाटा दे रखा है कि जब टाइम ज़ीरो था तो प्रेशर जो था वो कितना था, 5 × 10⁻³ इसके बाद जब टाइम 100 सेकंड हो गया तो ये तीन डाटा दे रखे हैं, 100 पे, 200 पे और 300 पे। 4.2, 3.4, 2.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³। तो कोई गैस है, उस गैस का डिकम्पोजिशन हो रहा है और डिकम्पोजिशन जब हो रहा है तो ये डाटा जो है वो गिवन है। तो ज़ीरो टाइम पे प्रेशर उस गैस का कितना था, इतना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इनिशियल प्रेशर। इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, इनिशियल प्रेशर P0, ठीक है। ये हो गया हमारे पास P की वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन में हमें ये गिवन है, दिस इज अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, K निकालते हैं। रेट कांस्टेंट बताना है और हाफ लाइफ टाइम बताना है, दो चीज़ें बतानी है। तो रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, K इज इक्वल टू 1/T P0 माइनस P। कंसंट्रेशन की बजाय प्रेशर आ जाएगा बस। P0 की वैल्यू क्या है, 5 × 10⁻³ सॉरी +3। P क्या है, ये वाला टाइम ले लेते हैं पहले। तो 4.2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय टाइम क्या है, 100 सेकेंड। माइनस करोगे क्या आएगा, 0.8 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 100। क्या आंसर आ जाएगा, 8 सेकेंड। 8 एटमॉस्फेयर। प्रेशर जो है उसकी यूनिट हमें पास्कल दे रखी है, दिस प्रेशर इज इन पास्कल्स। तो ये हो जाएगा पास्कल अपॉन सेकेंड। तो ये आ गई रेट कांस्टेंट की वैल्यू, 8 पास्कल्स पर सेकेंड, ठीक है। दूसरी बात इसने बोली हाफ लाइफ टाइम बताओ। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, A0 की जगह क्या आ जाएगा अब यहाँ पर, P0/2K। P0 की वैल्यू कितनी है, ये दे रखी। K की वैल्यू कितनी है, तो K की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 8 पास्कल पर सेकेंड। इसकी यूनिट जो दे रखी है वो भी आपको 5 × 10⁻³ पास्कल में दे रखी है। तो पास्कल से पास्कल जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आता है दैट इज इक्वल टू 312.5 सेकेंड। सो दिस इज T हाफ। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। देखो बच्चों, अगर इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है तो हमने डायरेक्ट जो है वो इक्वेशन यूज़ करके फॉर्मूला और आंसर निकाल लिया। अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये पूछ ले कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर भी बताइए, तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है वो स्टेप बाय स्टेप K की वैल्यू निकालेंगे इन सभी वैल्यूज़ का यूज़ करके। तो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पूछ लिया जाए तो क्या करना है ये बता रहा हूँ मैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले इनको सेट बना लो। ये हमारा हो गया सेट 1, ये सेट 2, ये सेट 3। सेट 1 का यूज़ करेंगे सबसे पहले। तो K की वैल्यू निकालेंगे हम। K इज इक्वल टू 1/T A0 माइनस A।
टाइम कितना हो गया 100, ए नॉट कितना हो गया 5 इंटू 10⁻³ माइनस 4.2 इंटू 10⁻³। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 8 पास्कल पर सेकेंड। अब यूज़ करेंगे सेट 2 का, ये हो गया हमारा सेट फंक्शन यूज़। सेट 2 यूज़ करते हैं अब, k इज इक्वल टू 1/t ए नॉट माइनस ए। अब ये वाला सेट यूज़ करेंगे तो टाइम कितना हो गया 200, इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम t, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 200, फिर से 8 पास्कल पर सेकेंड। तीसरा सेट यूज़ करो सेट 3, के की वैल्यू निकालो। तो हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन यूज़ करके देखेंगे हर बार। 1/300 5 इंटू 10⁻³ माइनस 2.6 इंटू 10⁻³ सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 300, 8 पास्कल पर सेकेंड। तो अब देखो, क्योंकि हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हर बार, बिकॉज वी आर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड एवरी टाइम वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू ऑफ के। तो के की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, के रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ना होती तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन में वैल्यू पुट करने पर कभी भी सेम आंसर नहीं आता, क्योंकि आपका सेम आंसर आ रहा है अलग अलग टाइम पे इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करने से। इस वजह से अब आप ये कह सकते हो सिंस k comes to be same when values are used in zero order equation। तो क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर इक्वेशन में हम वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं और उसके वजह से k की वैल्यू सेम आ रही है, हेंस इट इज़ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके से हम ऑर्डर भी प्रिडिक्ट कर देते इस रिएक्शन का, अगर हमें दिया नहीं भी होता तब भी। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है उसको हम इस तरीके से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का यूज़ करके रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और हाफ लाइफ टाइम 3 चीज़ें निकाल सकते हैं। सिर्फ कंसंट्रेशन और टाइम अगर हमें गिवन हो तो रेट ऑफ रिएक्शन की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती इस केस में। तो ये हो गया बच्चों आज के लिए टॉपिक।